प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। कैसे आप लोग हो? तो हम लोग पढ़ेंगे साइंस का क्वेश्चन पढ़ने वाले जो कि मॉडल पेपर के तौर पे है। और ये वीडियो आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट के जैसा हो सकता है। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को एज ए आप प्रैक्टिस सेट बनाना, ठीक है ना। लाइव क्लास में पढ़ते रहते हम लोग, बनाते रहते क्वेश्चन, रिविजन करते रहते हैं। इस वीडियो को आप एज ए प्रैक्टिस सेट, क्या आपने कितना सही बनाया। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या बच्चों? हम लोग पढ़ेंगे पहले 80 ऑब्जेक्टिव। तो आपको खुद से बनाना है कम से कम 40 ऑब्जेक्टिव, एकदम खुद से, बिना किसी का देखे हुए, ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कितना ईमानदार आप है। बिना किसी का कमेंट देखे आपको पहले ये खुद से बनाना है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मैं समझाऊंगा, जो कि सबका 3-4 क्वेश्चन है, यानी कि 4 या 12 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि आपने इस वीडियो के में कितना आंसर सही किया। आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट के समान है, ठीक है। रेडी हो? मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ गए। फरहान, कादिर, अरमान, अतहर, आमिर, ओके, बहुत अच्छा जी। अभिषेक, अंजलि, अनीता, आमिर, हिना, चलिए बहुत अच्छा। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, ठीक है। तो रेडी हो? क्या आप सभी लोग ईमानदारी से बनाएंगे आज? सारे बच्चे बताओ। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एकदम ऑनेस्टली पूर्वक वो बनाते हैं और उनका बहुत अच्छा परफेक्ट होया हुआ है, रिवीजन बहुत अच्छा है, तैयारी भी अच्छी है। तो ऑब्जेक्टिव तो हम लोग तो खैर आराम से फाड़ दीजिएगा, आप लोग 60-70 तो ऐसे ही पार कर दीजिएगा क्या। लेकिन जो भी बच्चे हैं खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, कम से कम 40 तो बनना ही चाहिए, ठीक है। और सब्जेक्टिव आपको पूरा मैं दिया हूँ 12 क्वेश्चन 4-4 करके। तो देखता हूँ कितना नंबर का आज यहाँ पे देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव तो 40 ही नंबर हम काउंट करेंगे ना, और सब्जेक्टिव 12 दूना 24 नंबर, कितना हो गया? 64 नंबर। सब दीर्घ वाला मैं नहीं दिया हूँ, दीर्घ को मैं सेट कर दिया हूँ। और अगर 5 या 15 जोड़ेंगे कितना हो गया? 9, 80। हाँ, ठीक है, चलिए, परफेक्ट परफेक्ट, चलिए। आइए तो शुरू करते हैं। और आपके छोटे छोटे भाइयों के लिए, आपके जो जूनियर बच्चे जो 10th में आ रहे हैं, उनके लिए नया बैच लॉन्च हो गया है, संघर्ष बैच। आपके एग्ज़ाम से पहले अगर बच्चा जुड़ता है तो उसका फ़ी 100 रुपया कम में रहेगा, और एक बार लगेगा 499, और वो पूरे साल तक पढ़ेगा एकदम मस्ती से, जैसे आप लोग जुनून बैच में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने भाई बहन सबको जो है जुड़वा दीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के बाद इसका फ़ी हो जाएगा 599, ठीक है। तो अभी फ़ायदा है, आप अपने भाई बहन दोस्त आस पड़ोस जो भी है उसको दीजिए अपना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, 100 रुपया बचाइए उसको, है कि नहीं। चलिए शुरू करते भाई। बाकी आपको देखो मेरा नंबर मालूम है, ग्रुप में जुड़ना है आपको, इस नंबर पे मैसेज कीजिए। कोई कोर्स लेना है मैसेज कीजिए, ठीक है। इस नंबर पे आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनमो तो मालूम ही है, जो कि मोटर वगैरह में होता है लगा हुआ, या तो फिर इसमें जनरेटर में रहता है डायनमो, बहुत सारा मशीन में भी होता है डायनमो। तो डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो AC DC दोनों होता है, तो दोनों धाराएं प्राप्त होती हैं। डिस्च धारा यानी कि DC धारा और AC धारा। तो डायनमो दोनों टाइप का होता है, AC भी होता है और DC भी होता है, दोनों धाराएं उससे प्राप्त होती है। अब अगर AC वाला डायनमो है तो AC धारा निकलेगा, DC डायनमो है तो DC वाला धारा निकलेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ऑप्शन पढ़िए, लकड़ी, गोबर, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मॉडल पेपर, तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फटाफट बनाएंगे, ठीक है ना। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, लकड़ी, गोबर, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो बायोगैस देखिए, नाभिकीय ऊर्जा के लिए बायोगैस की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। नाभिकीय ऊर्जा के लिए बायोगैस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? द्विखंडन, मुकुलन, लैंगिक जनन, इनमें सभी। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो जो हाइड्रा जीव है उसमें होता है मुकुलन, हाइड्रा में भी होता है और ईस्ट में भी होता है, ये दोनों बात आपको याद होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं वर्णपट, तो वर्णपट में सबसे कम झुकाव किस रंग का होता है? लाल, हरा, पीला, बैगनी, किसका होता है बच्चों? वेरी गुड, हाँ, तो लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है बच्चों, और बैगनी का ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हीलियम कैसा तत्व है?
हीलियम जो गैस है ये कैसा तत्व है? आक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। तो हीलियम के अलावा और भी 5 ऐसे गैस है जो किसी से क्रिया ही नहीं करता है, उसको बोलते हैं आक्रिय। ऑप्शन नंबर ए। मेरे आंसर बताने से पहले आपका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है? आपके मोबाइल में थोड़ा सा 20-25 सेकंड के आगे पीछे होता है, ठीक है ना? मैं पहले बोलता हूँ, मैं जब बोलता हूँ ना तब 20 सेकंड या 25 सेकंड के बाद आपके पास आवाज़ जाती है मेरी, तो मेरे आवाज़ जाने से पहले आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी, जीवाणु, ठीक है ना? किससे समानता है? वेरी गुड, तो हो जाएगा चिंपैंजी। क्या है 4 नंबर में? ओहो सॉरी सॉरी, अधिक बोला गया। देखिए ऐसे ही मैं OMR गलती हो गया, मेरे भी 1 नंबर गया काम से। ऐसी गलती होता है कभी कभी, है ना? लिखा हुआ अधिक और लाल को टिक लगा दिए। तो OMR रंगने भी ऐसी बहुत सारी गलतियां आती है जो कि हमको लगता है कि क्वेश्चन बहुत आसान है ना? और हम जो है उसी आसान के चक्कर में उसको हल्के में ले लेते हैं और क्या होता है, गलती होता है। जैसे अभी देखिए मेरे से गलती हुई, हम पढ़े हैं कि झुकाव अधिक होता है और हमको मालूम भी है कि अधिक झुकाव बैगनिक होता है, आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है ना? लेकिन गलती से मिस्टेक हो जाता है। हालांकि लाल का झुकाव कम होता है, बैगनी का ज़्यादा होता है। तो ऐसी गलतियां होती है एग्जाम में भी। तो मेरा भी 1 नंबर गया इधर से, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया था ना? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लिशमैनिया में, ठीक है बच्चों? तो इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि एकदम डेडिकेशन से आपको काम करना है, ठीक है ना? एकदम डेडिकेशन। हल्का है लेकिन उसको हल्के में नहीं लेना है, उसको सही से रंगना है, तब नंबर मिलेगा। तो मुकुलन में जो है मुकुलन क्रिया स्टेम होता है। नेक्स्ट है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है? 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। अल्पतम दूरी, देखिए यहीं पे मेन पॉइंट है। अल्पतम दूरी मतलब क्या होता है? कम से कम दूरी। किसी की आंखें सही है तो कम से कम कितनी दूरी तक वो स्पष्ट रूप से देख सकता है? क्या हो जाएगा? वेरी गुड, तो 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल है लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? लोहा जिसको फेरम कहते हैं, जिसको हम लोग आयरन से भी लिखते हैं ना अंग्रेजी में, तो लोहे की जो परमाणु संख्या 28, 26, 25, 24 क्या होगा? तो 26 होगा परमाणु संख्या। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मॉडल पेपर। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फटाफट आप लोग को कंप्लीट करना है। CHO, सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? CHO जो है ना, जो क्रियाशील मूलक है, इसको क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं, कीटोन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने बताया था कि सिंगल बॉन्ड और CHO रहेगा तो उसको बोलेंगे एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड बोलेंगे। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल है कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ये मैं सही से लिख देता हूँ, I²R लिखा हुआ है, ये IR² लिखा हुआ है, ये VI है और ये V²/R लिखा हुआ है। तो ये बोल रहा है कि विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, मतलब शक्ति मतलब पावर का कौन सा फॉर्मूला नहीं है? पावर का इनमें से कौन सा फॉर्मूला नहीं है? तो पावर का आपने पढ़ा होगा 3 फॉर्मूला, 3 या 4 फॉर्मूला, इनमें से एक फॉर्मूला नहीं है। देखिए P बराबर I²R होता है, सही बात है, होता है भाई, है ना? और P बराबर VI भी होता है, P बराबर VI भी होता है, अब P बराबर V²/R भी होता है। ये वाला फॉर्मूला नहीं होता है, IR² नहीं होता है, I²R होता है, हाँ ये वाला B वाला। तो एकदम खुद से बनाइए, ठीक है? किसी का कमेंट मत देखिए, आपने जो याद किया है, जो आपने पढ़ा है अब तक, बस उसी को देखना है। कौन कमेंट कर रहा क्या है सही, आप खाली अपना कमेंट कीजिए और लिखते जाइए कितनी गलती कर रहे हैं। ये आपको खुद से निरीक्षण करना है, ठीक है? अपनी इस्लाह, अपनी क्या बोलते हैं उसको, अपनी परेशानी को खुद से ठीक करना है, अपना प्रॉब्लम को खुद से ठीक करना है। किसी को देख के हम जज नहीं करेंगे, अपने ही से जज करेंगे, ठीक है? कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। जैव मात्रा समझ रहे हैं ना? हाँ, जैव मात्रा मतलब कोई जीव वगैरह से जो बनता है। तो देखिए यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा तो भाई किससे बनता है?
यूरेनियम से बनता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। एक काम कीजिए, पहले आप सारे प्यारे बच्चों एक बार अपना दिल दे दीजिए मुझे, ताकि मैं आपका दिल को अपने पास सेव कर लूँ। कोई चुराना ले आपका दिल को, है ना। और दिल कैसे दीजिएगा, निकाल को तो दे नहीं सकते हैं, अम्मी रोने लगेगी, है ना। दिल निकाल के दीजिएगा तो अम्मी रोने लगेगी ना। कितना मुश्किल से इसको पाल रहे हैं सर दिल ही मांग रहा है चलो, तो कम से कम लाइक वाला बटन दबा दो तो समझ जाएंगे हम कि तुमने दिल मेरे मुझे दे दिया है एथेन का अणुसूत्र होता है C2H6। इसमें कितने बंधन होते हैं? 6, 7, 8, 9। इसको बनाने का तरीका क्या है इसको बनाने का तरीका क्या है? कार्बन 2 है, कार्बन 2 यहाँ पे लगा देंगे, और हाइड्रोजन 6 है, तो 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर। तो कितना बंधन बन गया, गिन लीजिए, बंधन को गिनिए। बंधन तो 7 गो बंधन है। देखिए कितना बंधन है, 7 है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बंधन है। 7 सह संयोजक बंधन बनेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है, यानी कि ओजोन गैस है उसमें कितने ऑक्सीजन की संख्या होती है? 1, 2, 3, 4। कितने होती है? तो ओजोन में 3 ऑक्सीजन की संख्या होती है, यानी कि 3 गो ऑक्सीजन मिलता है तो बनता है ओजोन, O3 बनता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? बहुत ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा और खुद से दीजिएगा, जो आपको याद है वही दीजिएगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है ना, NaOH, जब वो जो है जिंक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? Na2ZnO2 + H2, NaZnO2 + H2, NaOZn2O2, Na2OZn2OH2। क्या होगा भाई? वेरी गुड, क्या होगा? हाँ, इसका देखिए आंसर होगा Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट कहते हैं इसको, सोडियम जिंकेट। आगे बढ़ते हैं, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? कोई विलयन उदासीन है, एकदम न्यूट्रल है, ना अम्ल है ना क्षार है, एकदम उदासीन है, ठीक है ना, तो उसका pH वैल्यू कितना होगा? तो उसका pH वैल्यू होता है ना 7 के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्तकण में। मैग्नीशियम जो धातु है वो किसमें पाया जाता है? तो आप सभी को मालूम है बच्चों, क्लोरोफिल, पेड़ पौधों में, पत्तियों में जो क्लोरोफिल है उसमें पाया जाता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है, फूल में नर प्रजनन अंग कौन है? पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र, वर्तिका। बोलिए क्या होगा? फूल में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो गर्मी इतनी बढ़ रही है, इसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? O2 यानी कि ऑक्सीजन, NH3 यानी कि अमोनिया, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, N2 मतलब नाइट्रोजन। कौन सी गैस है बच्चों? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए है कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल नंबर है 20, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है? किसी वस्तु का फोटो, जैसे मेरा फोटो आपकी आंखों पे बन रहा है तभी आप देख पा रहे हो, तो मेरा फोटो आपकी आंखों पर कहाँ पर बन रहा? कॉर्निया पे बन रहा, रेटिना पर बन रहा, पुतली पे बन रहा कि आइरिस पे बन रहा है? ये बन रहा है कहाँ पे? रेटिना पर। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चलिए कमेंट स्पीड में आ जाइए अभिषेक, फटाफट, ऋषभ, साकिब। विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि जब इसमें विद्युत जाए तो उसमें चुंबक भी, चुंबक से वो प्रेरित हो जाए, चुंबक से विद्युत धारा प्रेरित हो जाए, चुंबक उत्पन्न हो तो उसमें जो है विद्युत धारा उत्पन्न हो जाए। ठीक है ना, फैराडे ने दिया, मैक्सवेल ने दिया, एम्पियर ने दिया, फ्लेमिंग दिया, किसने दिया? यस, इसका आंसर हो जाएगा फैराडे। बहुत अच्छा, फैराडे ने दिया था। नेक्स्ट है, कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक कौन है? मैं सारे बच्चों को बता दूं फिर से, जो नए बच्चे आए, ये हम पढ़ रहे हैं मॉडल पेपर, आपको एकदम खुद से आंसर देना है, किसी को देखा देखी नहीं करना है। ठीक है, विजातीय यौगिक कौन है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। विजातीय यौगिक कौन है बताइए? विजातीय समझते हैं ना, जो अलग जात का हो। आप देखिए यहाँ पे कौन हो जाएगा अलग जात का? कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र अलग होता है, ये तीनों का सूत्र एक ही होता है, तो आंसर हो जाएगा डी वाला।
पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? जो विलयन क्षार है कौन सा बताता है कि विलयन क्षार है? 2, 7, 6, 13। तो इनमें से कौन है जो बता रहा है कि ये क्षार वाला पीएच मान है? तो क्षार का पीएच मान क्या होता है? 7 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे 7 से ज़्यादा कौन है? 13 है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट बच्चों, सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टिन को जब मिला देते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है उसको मिश्र धातु कहते हैं। उस पदार्थ का नाम क्या है? मिश्र धातु मतलब दो या दो से ज़्यादा धातु जब मिलता है तो मिश्र धातु बन जाता है। लेकिन मिश्र धातु का नाम होता है, कौन नाम है? सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। क्या होगा? सीसा और टिन जब मिलेगा बच्चों, वेरी गुड, तो हो जाएगा सोल्डर। क्या होगा? सोल्डर कहलाता है। अगला है कि किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता की श्रेणी में आप किसको रखिएगा? हरे पौधे, नील हरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। उपभोक्ता। जब तक आप सवाल को समझिएगा नहीं, जवाब आपका बनेगा नहीं सही से, रटने से भूल जाइएगा। उपभोक्ता, इसका पहले आंसर मैं बताता हूँ ताकि कंफर्म हो जाए आपका सही गलत। यहाँ पे उपभोक्ता कौन हो जाएगा? जंगली जानवर। आप समझते हैं उपभोक्ता मतलब क्या होता है? कंज्यूमर, जो यूज करता है, जो इस्तेमाल करता है। हरे पौधे क्या? ये तो खुद उत्पादक है, ये तो उत्पादन कर रहा, फल, ऑक्सीजन, सब्जी है ना। हरित नील हरित शैवाल, ये भी ऑक्सीजन उत्पादन कर रहा। फूल पत्ते सब उत्पादक है। तो जितने जो खाने वाला चीज़ है, जानवर, इंसान, पंछी, वो सब खाने वाला है, ये सब उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है। मानव में डायलिसिस थैली होती है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। डायलिसिस थैली कौन होता है? बताइए बताइए। वेरी नाइस। तो हम देख रहे हैं आप लोग का आंसर आ रहा। ओके ओके ओके, वेरी नाइस। बस मैं देख लेता हूँ, मोबाइल में देख लेता हूँ क्या हाल है आप लोग। चलिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। बस एकदम यही अपना ये ईमान रखना है कि भाई एकदम सही बनाएं, जो बनाएं सही बनाएं। ठीक है ना? क्योंकि ये जो है ना, ये कोई ऐसी खेला नहीं हो रहा, ये परीक्षण हो रहा, खुद का परीक्षण हो रहा है। ठीक है ना? मानव डायलिसिस थैली है, एक नेफ्रॉन को ही बोलते हैं डायलिसिस थैली। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तब बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना होगा? शायद आपने इसको बनाया होगा। बताइए क्या होगा इसका मान? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। क्या होगा इसका मान? अगर 100 वाट का विद्युत बल्ब है, 250 के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो इसका में प्रवाहित विद्युत धारा का मान शायद 0.4 एम्पियर, हम जहाँ तक हमको याद आ रहा है ना, है ना? मेरे को भी ऐसे ही याद है, चूंकि क्वेश्चन बनाए हैं। देखिए ऐसे बनाते कैसे हैं, तो धारा का मान निकालना ना, आई बराबर क्या होता है? देखो Q बराबर आई बराबर W/T होता है ना जी, W/T। तो ये तो नहीं कम चलेगा, इतना वाट है ना, वाट। अच्छा, तो ये P वाला हो गया जी। P बराबर W/T, P बराबर VI है ना, फॉर। अच्छा, ये इससे बनेगा P बराबर VI से, तो आई बराबर क्या होगा? P/V हो जाएगा। पावर कितना है? 100 अब बटे 250, भाग कीजिएगा 0.4 आएगा। ठीक है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल सबसे कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम। ठीक है। चलिए, तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो याद करना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इन चारों में सबसे जल्दी रिएक्शन कौन करता है? सबसे ज़्यादा रिएक्शन कौन करता है? कॉपर, Hg मतलब हो गया पारा, Ag मतलब चांदी, Au मतलब सोना। तो कौन है इनमें से? इनमें से कॉपर ज़्यादा है। अगला सवाल है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इस धरती पर ऊर्जा का जो मेन स्रोत है, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त हो रहा, कौन है? कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। क्या हो जाएगा? सूर्य। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख तो किस तरह का अंग होता है? पहले आंसर दीजिए। समजात अंग, अवशेषी अंग, समवर्ती अंग, इनमें से कोई नहीं है। तो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख हो गए समवर्ती अंग। कैसे सर? कीट और चमगादड़ दोनों उड़ने का काम करता है, काम समान है, काम एक जैसा है, लेकिन दोनों का बनावट अलग अलग है। ठीक है ना? नेक्स्ट जी, कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु कौन है? केंचुआ, मछली, शेर, बकरी। बताइए। ये इतना आसान क्वेश्चन है कि हमको लगता है कि हमारे जितने सारे बच्चे यहाँ पे हैं 70 पार करने वाला है।
है ना। उभयलिंगी जंतु कितने हैं? उभयलिंगी जंतु जिसमें दोनों लिंग होता है केंचुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? नेक्स्ट टाइम लाएंगे मॉडल पेपर हार्ड वाला, ठीक है, घुमा घुमा के लाएंगे, थोड़ा सा अभी आप पढ़ लो, ठीक है ना। तो कितना होगा विद्युत धारा का मान निकालना है। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से क्या था, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़ाया है आपको, तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी याद हो गया है। इसका आंसर 2 एम्पियर है। कैसे होगा? आई का फॉर्मूला होता है Q/T, है ना। आवेश कितना है? 120 है। कूलाम टाइम कितना है? 1 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड? 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 60 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 2 एम्पियर। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? इस करंट, मान ली कि कोई तार है, इसमें करंट जा रहा तो कितना जा रहा, विद्युत धारा को मापने का काम कौन करता है? वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा को मापने के काम करता है कौन? एमीटर। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? बताइए, धन और ऋण का चिन्ह, हाँ क्या है? 31 नंबर गलत है, बिल्कुल सही भाई। चलिए, किस उपकरण में धन और चिन्ह का ऋण नहीं होता है? कुंडली में नहीं होता है। आगे है कौन लवण है? HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH। लवण कौन है? साल्ट कौन है? बताइए, साल्ट कौन है? चलिए, लवण कौन होगा? हाँ, तो K2SO4, पोटेशियम सल्फेट क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में, ये बोला गया, नाइट्रोजन अणु को कैसे लिखेंगे हम लोग? N2 लिखते हैं। नाइट्रोजन अणु को लिखते हैं N2। तो नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 1 2 3 4, क्या होंगे? नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। ऐसे लिखते हैं नाइट्रोजन अणु को हम लोग, ऐसे लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड दर्शाते हैं ऐसे, ये नाइट्रोजन अणु है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए सारे बच्चे, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 MgHCO3 × 2 CaHCO3 × 2 MgCO3 × 2। बताइए, संगमरमर बोलिए, या तो फिर इसको और भी नाम है, क्या होगा? अभी मैं कोई हिंट नहीं करूंगा, आंसर देने के बाद मैं हिंट करूंगा, ठीक है, ताकि आप एकदम सटीक आंसर अपने से दिमाग लगा दीजिए। क्या होगा? तो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको खड़िया भी कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वन संपदा का उदाहरण है, कौन है उदाहरण? मिट्टी, लकड़ी, तांबा, एल्यूमिनियम। वन संपदा का उदाहरण कौन है? वन संपदा, संपदा मतलब क्या होता है? संपत्ति, है ना। इनमें से वन वाला कौन है? देखिए, मिट्टी, लकड़ी, तांबा, एल्यूमिनियम। तो लकड़ी वन है, वन मतलब जंगल, जंगल में क्या है? पेड़ है, पेड़ कैसे क्या बनेगा? लकड़ी बनेगा। ओके, नेक्स्ट है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? हाँ, अब आपके रिजल्ट का समय आ गया है, थोड़ा सा हाफ रिजल्ट यहाँ पे देखेंगे क्या है आप लोग का परफॉर्मेंस। हाँ बिल्कुल, कॉकरोच के बॉडी में जो नसें नहीं होती हैं, पलट जाने के लिए कोई स्पेशल नस नहीं है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। पहले आप लोग अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए कमेंट कर दीजिए कि आपने कितना बनाया है 40 में, एकदम सही से बताइएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब कुछ कुछ बच्चों के यहाँ पे डॉट लग रहा है। अब तो भाई सब कुछ तो हम देख लिए हैं भाई। 31 नंबर बच्चा सही है, समविर्ती अंग उसी को तो बोलते हैं। देखो, कीट और चमगादड़ दोनों को काम एक जैसा है, लेकिन बनावट अलग है, उसी को बोलते हैं समविर्ती, को ही बोलते हैं असमजात अंग भाई, इसी को बोलते हैं असमजात अंग, ठीक है ना। चलिए, और ये तो ठीक हो गया। चलिए, तो 40 नंबर में कितना बनाए आप लोग? 15 प्लस, अरे 37, 39, 35। देखिए, अब यहाँ से लगता है कुछ बहुत सारे बच्चे जो है एकदम ऑनेस्टली कमेंट कर रहे हैं और ऑनेस्टली बनाए भी हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है, अभी 40 और बाकी है ना, 40 अभी और बाकी है। 35, आवाज़ जा रही ना? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। 45 कहाँ से होगा भाई? 40 क्वेश्चन ही है तो 45। ये लड़का पहले देख लिया क्या जी मेरा क्वेश्चन? ओके, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ यह एवरेज में 40 में
33, 32, 35 सब आ रहा है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। इसको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, इम्प्रूव करना है हमें, पूरा पूरा पे हम हावी बनना है, पूरा क्वेश्चन को हमें कैप्चर करना है। एग्जाम में तो 40 बनाना है, लेकिन यहाँ पे पूरा कैप्चर कर लेंगे, कोशिश करेंगे। जो नहीं हो पाया उसको नेक्स्ट टाइम में सही करना है, ठीक है। चलो आगे बनाते हैं। यूरो सेकंड का संबंध किससे है? यूरो सेकंड क्या का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। तो यूरो सेकंड का संबंध किससे है? यह है वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? बहुत ही हलवा क्वेश्चन है भाई। क्लोरोफिल जो वर्णक होता है उसका रंग कैसा होता है? हरा, नीला, लाल, सफेद। कैसा होता है? हरा होता है। इसी के कारण तो हरे हरे पेड़ दिखते हैं, पत्ते दिखते हैं। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक होता है, बहुत कम होता है, 3 एम्पियर होता है, 4 एम्पियर होता है? बताइए क्या होता है? लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है बच्चों? जब शॉर्ट सर्किट होता है उस समय बताइए क्या होता है? धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? कितना आसान, ऐसे एग्जाम में आते हैं प्रश्न। हाँ, हमने इसमें वो प्रश्न दिया जो आप डेली पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से कुछ ऐसे प्रश्न डालेंगे जो शायद आपने नहीं पढ़ा हो, ठीक है, तो मज़ा आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। अभी बनाइए इसको। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। सवाल है 45, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वाट, एम्पियर, वोल्ट, ओम, है ना। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर को होता है वोल्ट, है ना, वोल्ट होता है। आगे है, कार्बोनिल समूह के को सूचित किया जाता है। हाँ देखिए, क्वेश्चन थोड़ा एकदम पावरफुल है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? एकदम अपने से बताइएगा, खुद से। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, मतलब कार्बोनिल समूह का क्रियाशील मूलक कौन है? CHO, COOH, CO, CaCl2। इतने ये तो अलग ही यहाँ पे दे दिया। बताइए क्या होगा? जल्दी एकदम स्पीड में कमेंट कीजिए सारे बच्चे, जितना जल्दी कमेंट कीजिएगा। देखिए, है ना, वाह, आंसर आ रहा है सबका, लेकिन वही मैं देख रहा हूँ, ऑनेस्टी यहाँ पे दिखा रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा। तो कार्बोनिल कहते हैं CO को, कीटोन को कहते हैं कीटोन। अब आप जो गलती कमेंट किया ना, अब उससे दोबारा गलती नहीं होने वाला है, यही फायदा है। अगर आपने एकदम ऑनेस्टली कमेंट किया है कि भाई सर इसका आंसर ई होगा, कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन हम बोले वो नहीं, ये होगा CO, कीटोन को। अब नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आता है तो गलती नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? हीलियम है, He है। अगला सवाल है बच्चों, मीथेन के कितने सह संयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में कितने होते हैं सह संयोजक बंधन? 2, 4, 6, 8। ये क्वेश्चन बनाने वाला है, ये क्वेश्चन जो बच्चा समझेगा वही बना पाएगा, जिसने पढ़ा है कार्बन उसके यौगिक वही बना पाएगा। इसको रटिएगा तो भूल जाइएगा। मीथेन पढ़िएगा क्वेश्चन में इथेन आ जाएगा, इथेन पढ़िएगा क्वेश्चन में एथीन आ जाएगा, तो यहीं पे मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। इसको बना के देखेंगे तो कार्बन 4 को रहेगा, हाइड्रोजन 4 को बैठेगा, 1 2 3 4, तो बंधन कितना हो जाएगा? 4 बंधन हो जाएगा। कौन ऑक्सीक कारक है? ऑक्सीक कारक कौन है? H2CO, O2, H2S। इनमें से ऑक्सीक कारक कौन होगा? ठीक है, आ गया। तो ऑक्सीक कारक कौन होगा? वेरी गुड वेरी गुड। ऑक्सीकारक समझते ना? हाँ, तो ऑक्सीकारक यहाँ पे कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन, O2 हो जाएगा ऑक्सीकारक, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? वायवीय, अवायवीय, दोनों।
तो बच्चों ये हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडल पेपर, याद है ना, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको बता रहा हूँ, ये मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं, इसलिए फटाफट बनाइए, ध्यान से खुद से बनाना है। तो इथाइल अल्कोहल बनता है अवायवीय श्वसन से, जिसको बोलते हैं किण्वन विधि के द्वारा बनता है। पराग कोश में पाया जाता है दलपुंज, परागकण, स्टिग्मा, इनमें से कोई नहीं। पराग कोश में क्या होता है, तो इसका नाम से ही आंसर है, पराग कोश में पाया जाता है परागकण। ठीक है, अगला सवाल है, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। ग्वाइटर रोग हो या घेंघा रोग कैसे होता है? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। बोलिए कैसे होता है घेंघा? यहाँ पे होता है ना जी, यहाँ पे होता है, फूल जाता है, गलगंड भी उसको कहते हैं। तो ये होता है आयोडीन की कमी से। ऑप्शन बी हो जाएगा। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किताब का नाम है, इसके लेखक कौन है, किसने लिखी है? डार्विन ने लिखी है, ओपेरिन ने, लैमार्क ने, इनमें से कोई नहीं। किसने लिखा? तो ये लिखा है डार्विन ने, है ना। द स्पीसीज ऑफ, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन ने लिखा है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जो बैटरी है, जो हम लोग घर में काम यूज करते हैं बैटरी, उससे कौन सी धारा निकलती है? जो बाहर से करंट आता है हमारे बैटरी में, वो एसी करंट जमा होता है इसमें, लेकिन इससे जो करंट निकलती है वो कौन सा होती है? डीसी होती है, प्रत्यावर्ती, सॉरी उल्टा मैं लिख दिया, डीसी, प्रत्यावर्ती धारा है ना, डीसी धारा, प्रत्यावर्ती को एसी बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा डीसी। बैटरी से डीसी निकलती है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ ये वाला, बहुत बार। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, जिसमें विद्युत धारा बहुत अच्छा जाता है, CuAgAlFe, कौन होगा? कॉपर, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा। यहाँ पर हो जाएगा चांदी। आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है, यानी कि स्पर्म में कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? विरशन में, मूत्राशय में, गर्भाशय में, अंडाशय में? बताइए शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? एकदम हल्का हल्का प्रश्न है बच्चों, फोड़ देना है भाई। कहाँ बनता है? यस, ये बनता है विरशन में। ओके, अगला सवाल है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? हमारा जो आंख में जो लेंस लगा हुआ है पहले से, कुदरती लेंस है ना, जो एकदम पहले से लगा हुआ कुदरती नेचुरल जो लेंस हमारी आंखों में है, तो कौन सा लेंस है? उत्तल, अवतल, या वलयाकार, या बायोफोकल? कौन सा लेंस है? यस, वेरी गुड, ये है उत्तल लेंस, हमारी आंखों में उत्तल लेंस है। आगे बढ़ते हैं। पीतल उदाहरण है, किसका उदाहरण है पीतल? धातु का, अधातु का, मिश्र धातु का, या उपधातु का? पीतल क्या है? धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु, क्या है पीतल? चलिए बहुत अच्छा जी, आंसर आ रहा। पीतल, तो पीतल देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, है ना, क्योंकि पीतल में कॉपर मिला होता है और जिंक मिला होता है, तो दो धातु या दो से ज़्यादा धातु अगर मिलता है तो बनता है मिश्र धातु, तो वो है मिश्र धातु, ठीक है ना। पराग कोश में होता है, ये सवाल फिर से आ गया भाई, पराग कोश में होता है बाह्य दल, अंडाशय, अंडप, परागकण। पराग कोश में होता है परागकण। नेक्स्ट है, पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है? पेप्सिन, एड्रेनलिन, ऑक्सिन, टेस्टोस्टेरॉन। बताइए कौन पादप हार्मोन है? ठीक है, पादप हार्मोन कौन है? तो ये हो जाएगा ऑक्सिन। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है उस युक्ति को क्या कहते हैं, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा जिससे उत्पन्न होता है उसको कहते हैं जनित्र। जनित्र मतलब जनरेटर। आगे है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? अगर ताप को हम बढ़ा दिया है ना, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दें तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता है, घटता है? बढ़ता घटता नहीं है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। जितना गर्मी होगा, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, मतलब रुकावट ज़्यादा पैदा करेगा विद्युत धारा को बहने में। ठीक है, नर युग्मक कौन सा है? नर युग्मक है ना, कौन है? शुक्राणु, अंडाणु, योनि, फाइलोपिया नालिका। तो अगर नर जनन अंग और मादा जनन अंग का नाम भी अगर आपको याद होगा ना, तो इस ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे अंडाणु, योनि, फाइलोपिया नालिका तीनों मादा जनन अंग है, तो नर युग्मक यहाँ पे शुक्राणु ही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। फ्लोएम का क्या काम है? जल संवहन करना,
भोजन संवहन करना, एमिनो अम्ल संवहन करना, ऑक्सीजन का संवहन करना। बताइए फ्लोएम का क्या काम है? चलिए बहुत अच्छा। तो फ्लोएम का काम है भोजन संवहन करना, है ना, भोजन का संवहन करना। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका जहां पे मिलते हैं तो बीच में खाली जगह होता है, उसको क्या कहते हैं? दुर्मिका, सिनेप्स, एक्सॉन, आवेग। ये क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट हुआ था, हर साल पूछा ये क्वेश्चन, हर साल फर्स्ट या सेकंड सीटिंग में आता है, कोई कोई टाइम तो दोनों सीटिंग में सवाल पूछा है, इतना इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं सिनेप्स। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं। तो ये तो बहुत आसान था, सीधी रेखा में। अगला है, किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? किसका उपयोग नहीं होता है? CNG, LPG, बायोगैस, कोयला। खाना बनाने वाले ईंधन में किसका उपयोग नहीं होता है? तो बोलेंगे कौन हो गया? CNG। CNG तो गाड़ी में होता है, वाहन में होता है ना। आजकल जो है गाड़ियाँ चलती है तो देखते उसमें CNG वाला गाड़ी होता है, धुआं नहीं निकलेगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करती है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को लेती है और उसको किस ऊर्जा में बदलती है? ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। क्या करती भाई बताओ? चलिए, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा लेती है और उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खड़िया, अब तो इसका आंसर बता सकते हैं आप लोग, पिछले अभी पहले पढ़ चुके हैं। खड़िया का सूत्र MgCO3, CaO, CaCO3, CaCO3 2। बताइए खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या होता है जी? वेरी गुड, CaCO3। अगला क्वेश्चन है, खड़िया का रासायनिक, अरे प्लस पॉइंट हो गया भाई, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, लीजिए प्लस पॉइंट हो गया। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। अणुसूत्र एक है, मतलब फॉर्मूला सेम है, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग है, तो उसको क्या बोलेंगे? बहुलक, अपरूप, समावयवी, या इनमें से कोई नहीं। अगर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग हो, उसको बोलेंगे समावयवी। नेक्स्ट है, कौन परबल अम्ल है? परबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग अम्ल कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? H2SO4, HCl, HCl होगा, ठीक है ना, HNO3 सभी। बताइए परबल अम्ल कौन है? स्ट्रॉन्ग, जिसको पानी में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो हाइड्रोजन आयन, है ना, निकलता है, तो यहाँ पे सभी हो जाएगा परबल अम्ल। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है कौन भाई? लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु, कोई नहीं। तो रक्त का थक्का कौन बनाता है? रक्त बिंबाणु, या रक्त पट्टिकाणु भी बोलते हैं उसको। रक्त का थक्का, अरे भाई ये भी सेम क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं भाई साहब? बच्चा लीजिए आशीष कुमारी, अंजलि, हसीना, आशु, निगम, हसनैन। क्या है भाई, क्या है बच्चा? सत्येंद्र, राजा, अंकित। हाँ देखिए, एक वयस्क मनुष्य में टोटल 32 दांत होता है। सुनते होंगे ना, मारेंगे, ऐसे सुनते होंगे कि मारेंगे एक मुक्का की 32 बाहर आ जाएगा, सुने हैं कि नहीं? 32 पेड़ में नहीं, कैसे था, एक कहावत था कि 32 शेर में एक बिल्ली, ऐसे कुछ था कुछ इस तरह से था एक कहावत। क्या उस बोलते हैं, बुझने वाला बोलते हैं ना, पहेली। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? मतलब बॉक्साइट से क्या बनता है? तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम, लोहा। तो पता ही है बॉक्साइट से बनता है एल्यूमिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु बनाया जाता है। अशुद्ध धातु किससे बनता है बताइए? लाइक वीडियो को लाइक करो बच्चों, लाइक करो। लाइक बहुत कम जा रहा है आप लोग का, प्यार नहीं दिखा रहे आप लोग, है ना। लाइक कीजिए वीडियो को। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु कैसे होता है? एनोड का, कैथोड का, या अपघटा, ये सभी क्या होगा? अशुद्ध, देखो अशुद्ध में आ रहा, अशुद्ध में आ रहा ना, अगर लिखोगे अशुद्ध तो कैसे लिखोगे? आ
शुद्ध, ऐसे लिखोगे ना, अशुद्ध। तो अशुद्ध में आ रहा, और एनोड में भी ए, अशुद्ध में ए, एनोड में ए, तो क्या होगा, ऐसे याद कर लो। अगर वही बोलेगा शुद्ध, बोलेगा शुद्ध, शुद्ध धातु का हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। ठीक है, देखिए ना, इसमें बच्चा कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत सारे बच्चे। नेक्स्ट है, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? डोबेरेनर, डोबेरेनर होगा, डोबेरेनर। न्यूलैंड से मेंडलीव, हेनरी मोजले। तो अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूलैंड से नहीं दिया था। नेक्स्ट है, जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या होता है? जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या होता है भाई? चलिए फटाफट फटाफट, ये हो रहा मॉडल पेपर, इसलिए ध्यान से बनाइएगा। जल का अधोगामी वृद्धि होता है गुरुत्वानुवर्तन। जड़ का ना, मतलब नीचे की ओर जाता है, ठीक है ना। और ये रहा आपका 80 नंबर। अरे बहुत आसान है क्वेश्चन जी। शुक्राणु का निर्माण होता है, यहाँ पे कुछ लगता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, तो ये तो पढ़ चुके हैं, विरशन में होता है। अगर बोलेगा अंडाणु का निर्माण होता है तो अंडाशय है। तो 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गया, खैर कोई बात नहीं। अब आप लोग बता दीजिए कि 80 में कितना पार हुआ, 70 पार हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताइए। 70, जो बच्चा 70 प्लस कर लिया वो जो है ग्रीन जोन में चला गया, ठीक है ना। जो बच्चा 50 प्लस में गया, बच्चा येलो जोन में है। अब अपना अपना जोन को कमेंट करो भाई। और जो बच्चा 50 से कम है तो बच्चा जाएगा रेड में। इस वीडियो के माध्यम से इसमें जितना क्वेश्चन दिया हो, जिस तरह से क्वेश्चन है, जिस तरह से क्वेश्चन इसमें दिया हूँ मैं, अगर आप 70 प्लस है तो ग्रीन जोन में है, बहुत अच्छी है। अगर 50 प्लस है, 70-50 के बीच है तो येलो, और अगर 50 से कम है तो आप रेड जोन में है। तो रेड जोन में कौन कौन बच्चा है? कोई नहीं है? ग्रीन, सब ग्रीन है जी। पूरा ग्रीन ग्रीन हो गया, बहुत अच्छा। तो यहाँ अभी देखिए, आज जो हम लोग पढ़े अभी ये ऑब्जेक्टिव, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट टाइम हम लाएंगे फिर से मॉडल पेपर, उसमें रहेगा पावरफुल क्वेश्चन, कुछ ऐसा भी रहेगा और कुछ वैसा भी रहेगा, ठीक है ना। अब बारी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने की, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, वेरी गुड। तो मैं देख रहा हूँ कमेंट में, यहाँ पे सब बच्चे लगभग सबका 70 प्लस तो भाई आ रहा है ना। किसी किसी का रेड, किसी का ग्रीन है, येलो भी है, तो वो थोड़ा सुधार लीजिए, है ना, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, खाली बस कंटिन्यू पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए। तो इससे क्या हुआ, एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो, भाई इतना हम बना लिए। अब अगला है मेन पोर्शन, अब शुरू होता है। ये तो ऑब्जेक्टिव तो हर बच्चा बना लेगा। अगर आपको भीड़ से आगे निकलना है ना, भीड़ से आगे निकलना है कि नहीं, भीड़ से अगर आगे निकलना है, सब्जेक्टिव को वेलकम करना पड़ेगा। आइए वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है दीर्घ रोम। अब आपका सही सवाल होना चाहिए भाई कि कौन याद है कौन याद नहीं, खाली कमेंट करेंगे आप लोग, दीर्घ रोम क्या होता है। अगर याद है तो ठीक, याद नहीं तो यहाँ पे हम समझाते हैं दीर्घ रोम क्या होता है। देखिए, दीर्घ रोम छोटी आंत की भीतरी दीवार पर पाए जाने वाले सूक्ष्म उंगली जैसी छोटे उभार होते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, ये छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कमेंट करेंगे आप लोग। दीर्घ रोम कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत के अंदर में ऐसी ऐसी देखिए, एकदम उंगली जैसा होता है। देख रहे कैसा लग रहा है, देखने में लग रहा कीड़ा उड़ा, ऐसे ऐसे होते रहता है, ये कब कबाते रहता है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे होते रहता है। तो छोटी आंत के दीवार पर सूक्ष्म उंगली जैसे छोटी उभार होते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है? कार्य बोल रहा ना, पचे हुए भोजन से पोषक तत्व को अवशोषित करना होता है। दीर्घरोम की सहायता से भोजन के पोषक तत्व रक्त में पहुंच जाते हैं और शरीर के सभी भागों तक पहुंचते हैं। तो बच्चों, आपका ये क्वेश्चन याद है कि नहीं, कमेंट करना। तो दीर्घ रोम जो है, छोटी आंत में उंगली नुमा जैसी रचना होती है, छोटी छोटी, और इसका काम क्या है कि जो भोजन पच जाता है, क्योंकि आपको मालूम है छोटी आंत में भोजन पूरा पूरा पच जाता है। तो जो भोजन पचा, जैसे कि प्रोटीन पचा, प्रोटीन पच गया, है ना, आपका कार्बोहाइड्रेट पच गया, वसा पच गया, तो जो पच गया भोजन उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके रक्त को पहुंचाता है, और रक्त के माध्यम से फिर कोशिका में चला जाएगा। ठीक है, याद नहीं तो याद कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला पूछेंगे अभी कितना, 4 को पहले बायोलॉजी, फिर पूछेंगे 4 में कितना है तो बताना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, समझिए ध्यान से। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, देखिए यहाँ पे 2 चीज मिला हुआ है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, यही दोनों मिलेगा तो हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
जब फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त के लाल कणों में उपस्थित हीमोग्लोबिन से मिलती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। तो हम सांस लिया, अंदर की ऑक्सीजन, फेफड़ा में एल्वियोली पढ़े आपने, वहाँ पे ऑक्सीजन चला गया और वहीं पे आरबीसी वेट कर रहा है ना, आरबीसी वेट कर रहा, क्रिकेट खेलने के लिए नहीं, रक्त को ले जाने के लिए, है ना। आरबीसी वेट कर रहा, लाल रक्त कण वेट कर रहा, और जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचता है वो उससे मिल जाता है, मिलता है तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यह यौगिक रक्त द्वारा शरीर के कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है, बाद में यह ऑक्सीजन छोड़कर पुनः हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तब जाता है कोशिका में, जब कोशिका पर पहुंचता है तो ऑक्सीजन को अलग कर देता है और खुद अलग हो जाता है। तो ये काम है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन मिला तो क्या बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा होगा कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, है ना। तो अब सवाल यहाँ पे बच्चों कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शरीर की अन्य अधिकांश अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे कि थायराइड, एड्रिनल, गोनाड आदि के कार्यों को नियंत्रित करती है। तो भाई नाम है मास्टर ग्रंथि तो बहुत सारा काम करता होगा, बिल्कुल। तो ये जो है शरीर में बहुत सारे ऐसी ग्रंथियां हैं जैसे कि थायराइड ग्रंथियां हैं, एड्रिनल है, गोनाड है, इन सभी ग्रंथियों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। या कई प्रकार के हार्मोन स्रावित करके वृद्धि, प्रजनन, चयापचय और शरीर के संतुलन को कंट्रोल करता है। यहाँ पे देखिए भाई, ये दिमाग है ना, यहीं पे देखिए है छोटा सा, देख कितना छोटा है, लेकिन बहुत इसका काम है भाई, इसमें इसका बहुत काम है छोटा सा लेकिन बहुत काम। छोटा है तो नहीं बोलता है हम छोटे हैं तो क्या हुआ, छोटा बम बड़ा धमाका, ऐसी है। ओके, अगला क्वेश्चन है ओजोन क्या है, इसके महत्व क्या होते हैं? तो ओजोन एक गैस है जो वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी और जीवों को हानिकारक विकिरण से बचाती है ना। ओजोन क्या करती है, ओजोन एक गैस है जो वायुमंडल के जो एग्जॉस्ट क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल में मौजूद होता है। इसका काम क्या है कि सूरज से जो पराबैंगनी किरणें निकलती है ना उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो हानिकारक बैक्टीरिया है जिससे हानिकारक जो विकिरण नीचे ना आए उसे हमें बचाती है। इसके बिना अगर ये ऐसा होता है, अगर ये ना रहे ओजोन तो क्या होगा, त्वचा कैंसर, नेत्र संबंधी रोग और पर्यावरणीय नुकसान बढ़ सकते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के जीवन के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। तो इस पृथ्वी पर जीवन को सहज गुजारने के लिए ओजोन परत जो लेयर है, ओजोन लेयर है, वो एक कवच के रूप में काम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं ओजोन जो है 3 गो ऑक्सीजन से मिलकर बनता है ओजोन। पहले बताइए 4 क्वेश्चन फिजिक्स का बायोलॉजी का आपने पढ़ा है, तो 4 दूना 8 नंबर, कितना नंबर आपका आया है बताइए जल्दी से। अगर किसी को क्वेश्चन का आधा आंसर याद था या थोड़ा थोड़ा भूल जा रहे तो 1 नंबर बोलिएगा उसको, ठीक है ना। और अगर पूरा याद था तो 2 नंबर। तो 4 दूना 8 नंबर, कितना नंबर आया आपका? दो याद है? अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिएगा। अगर क्वेश्चन का एकदम सटीक आंसर आपको याद है तो 2 नंबर, और आंसर है लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तो 1 नंबर उसको मानिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर आ रहा है, 7 नंबर भी है, 4 नंबर भी है। चलिए बहुत अच्छा। बाकी जो कहीं पे जहाँ पे मिस्टेक हो रहा आपका, जहाँ पे नहीं है उसको पूरा कर लेना है, ठीक है ना। ये पीडीएफ में डाल दूंगा आपका व्हाट्सएप पे, वहीं से आप लोग ले लीजिएगा ग्रुप में। 6 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अच्छा हिसाब लगा रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको याद नहीं उसको याद कर लेना है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेना। अगला है केमिस्ट्री का, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। अब ऐसा नहीं बच्चे को जो मैं लिखा हूँ सेम टू सेम यही लाइन बाय लाइन आपको याद हो, आपका आंसर याद होना चाहिए जैसे भी हो, ठीक है, सटीक तरीके से। सेंटेंस आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उदासीनीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण और जल बनाते हैं। इस प्रक्रिया में अम्ल का हाइड्रोजन ये ज़्यादा लंबा होगा, इसको मत लिखिए, है ना, ये सब मत लिखिए।
चल इसको इसको लिखना नहीं है, डायरेक्ट लिखें कि उदासीनीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण और जल बनाते हैं। बस इतने आंसर। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे याद किया ना आपने, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। उदाहरण बोल रहा था, देखिए उदाहरण 2 ठो देना जरूरी है। अगर आपको इसका डेफिनेशन याद है तो 1 नंबर जोड़ना है, उदाहरण याद नहीं है तो 1 नंबर कट जाएगा। उदाहरण लिखिएगा तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। NaCl NaOH NaCl बन गया, H2SO4 KOH K2SO4 बन गया, ये हो गया अम्ल क्षार लवण जल। यहाँ पे देखिए जैसे एसिड है बेस है, मिला दिए तो साल्ट और वाटर बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट है धोबिया सोडा का अणुसूत्र लिखिए, इसके 2 उपयोग बताइए। धोबिया सोडा का सूत्र क्या होता है ना। तो देखिए धोबिया सोडा का अणुसूत्र है Na2CO3, ये तो सबको याद ही भी है, ऑब्जेक्टिव में याद है। अगर देखो क्वेश्चन के अनुसार आपका नंबर मिलेगा, अगर किसी बच्चा का धोबिया सोडा का अणुसूत्र मालूम है तो 1 नंबर मिल जाएगा, और 2 उपयोग अगर याद है तो मिलेगा 1 नंबर, और नहीं याद है तो फिर नहीं मिलेगा। तो इस सूत्र हो गया। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, इसका उपयोग करते हैं कपड़ों की धुलाई में करते हैं, और फिर क्या करते हैं साबुन झाग बनाने के लिए क्या आता है। इसके अलावा यह कांच कागज डिटर्जेंट बनाने में, वैसे आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं धोबिया सोडा का इस्तेमाल कहाँ पर कर, डिटर्जेंट बनाने में, साबुन बनाने में, है ना, कपड़ों की धुलाई करने में, अग्निशामक यंत्रों में, कठोर जल को मृदु बनाने में, बहुत सारा उपयोग इसका है, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप धोबिया सोडा। पाउडर है, देखिए लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है पेंट। लोहे की वस्तुएं हवा और नमी के संपर्क में आने पर जंग, मतलब Fe2O3 जंग का सूत्र है, लगती है, यानी कि फेरस ऑक्साइड, और लोहे की वस्तुएं कमजोर और टूटने योग्य हो जाती है। तो जब लोहा में जब नमी हो जाएगा, जब वो लोहे हवा या नमी के संपर्क में आता है तो यानी उसमें जल जब जाएगा तो क्या होगा, वो उसमें जंग लगना शुरू होता है, और जब जंग लग जाता है तो वो खराब होना शुरू हो जाता है, कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए लोहे की वस्तुओं को पेंट अन्य सतही सुरक्षा पदार्थ से ढक दिया जाता है, मतलब लोहे वस्तु को क्या करते हैं, पेंट करते हैं, लोहे की वस्तु को पेंट करते हैं ताकि वो जंग ना लगे। और यह परत लोहे को हवा और पानी से बचाती है, जिससे वस्तु लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। जैसे देखिए यहाँ पे इस गेट में देखिए जंग लग गया है ना, दिख रहा फोटो में जंग लगा हुआ है, और ये एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा ये गेट टूट जाएगा। और इसको देखिए यहाँ पे इसको पेंट किया जा रहा है, तो अगर इसको पेंट नहीं करेंगे तो ई भी जो है ऐसी हो जाएगा। अब इसको पेंट कर दिए तो पानी जो है ससर के बाहर गिर जाएगा, इसके अंदर में पानी नहीं जाएगा, ये बच जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए। ये तो पता ही है, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। 2 पदार्थ आपस में मिल जाएगा, एक नया पदार्थ बनाएगा। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। आपने ऐसे भी याद किया तो भी चलेगा, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है और पानी है, मिला दिए क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए पानी है और ये कैल्शियम ऑक्साइड चूना है, मतलब सूखा हुआ चूना, इसको मिला दिया पानी में तो क्या बन गया, देखिए घोल बन गया। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है, था पानी अलग है, कैल्शियम ऑक्साइड अलग है, मिलाने पे देखिए एक बन गया, इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। चलिए बताइए केमिस्ट्री में कितना याद था आपका, कितना नंबर दीजिएगा केमिस्ट्री में आप, 8 नंबर में कितना दीजिएगा बताइए। अपना कैलकुलेशन खुद कीजिए, एग्जाम दे के आइएगा तो कैसे अनुमान लगाइएगा इतना नंबर है मेरा आ गया। और अपना कैलकुलेशन कम से कम में करना है, ठीक है ना, मतलब काट छट के करना है कैलकुलेशन, बढ़ा चढ़ा के नहीं करना है। याद रखिए बात को, जब भी हम बोले ना, या जब भी अपने लाइफ में कभी भी अपना कैलकुलेशन करो ना तो कम से कम में लेके चलना, ठीक है ना, ज़्यादा बढ़ा के लेके मत जाना, क्योंकि अगर घट जाएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा बढ़ा करेंगे घट जाएगा तो खराब लगेगा। इसलिए जैसे कभी एग्जाम दे के आए, आपका दोस्त पूछेगा कितना बनाया भाई, तो मत बोल देना 90 नंबर बना दिए, 90 तो मेरा आ जाएगा, ऐसे मत बोलना भाई, बोलना 50-60 बन जाएगा, 50-60 नंबर आ जाएगा। और पढ़ने वाला बच्चा ऐसे ही बोलता है कि नहीं, जो बच्चा पढ़ता है ना उसको देखिए यही सब बोला, अरे बोलेगा अरे नहीं पढ़ने का मन कर रहा यार, पढ़ के आया है, रात भर पढ़ा है, 2 घंटा पढ़ के आया, 4 घंटा, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, मन ही नहीं कर रहा, क्या पढ़े, समझ में याद है तो हमको है ही नहीं है, चलो चलो सिनेमा देख के आते हैं, और खुद पढ़ लिया है और दोस्तों को लेके घूम रहा है ना। तो पढ़ने वाला बच्चा अक्सर ऐसे करता है, पढ़िएगा खूब, दिल में तसल्ली नहीं होगा, है ना, तस्कीन नहीं मिलेगा अपने आप को कि पढ़े हैं। छुपाइए थोड़ा सा, छुपाइए
आधा, चलिए ठीक है। अब है बायोलॉजी का, बायोलॉजी के नंबर है। बायोलॉजी देखिए, सॉरी फिजिक्स है ना। निकट दृष्टि दोष क्या है? इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग होता है? निकट दृष्टि दोष तो पता ही है, जिस नेत्र में निकट की वस्तु साफ साफ दिखे और दूर की वस्तु साफ साफ ना दिखे, उस दोष को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब नजदीक का वस्तु दिख रहा है, दूर का वस्तु ना दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अब इस समस्या को दूर करना है तो कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे? अवतल लेंस। मुझे मालूम है इसका आंसर सब बच्चों को तो याद ही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की किरणें किसी माध्यम के अत्यंत छोटे कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। प्रकीर्णन मतलब फैलना। तो प्रकाश का प्रकीर्णन एक ऐसा क्रिया है जिसमें प्रकाश की किरणें जब माध्यम में आती है, वायुमंडल में जब आती है, तो वायुमंडल में ढेर सा छोटे छोटे कण हैं, उस कण पे पड़ती है और वो एब्जॉर्ब करके फैला देती है। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। और ये जो प्रकीर्णन कैसे होता है? जो हमारे वातावरण में गैस है, धूल कण है, ऐसे होता है। जैसे यहाँ पे देखिए तो लाइट दिख रहा, धूल कण उड़ रहा, ये सब के कारण ही हमारा प्रकाश फैलता है। ठीक है, ये भी याद होगा। प्रतिरोध क्या होता है इसका सूत्र लिखिए और ऐसा, हाँ ऐसा मात्रक लिखिए। तो प्रतिरोध का परिभाषा दीजिएगा, 1 नंबर मिलेगा। और सूत्र और ऐसा मात्रक लिखिएगा, 1 नंबर मिलेगा। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने वाले गुण को प्रतिरोध कहते हैं। जैसे बोल सकते हैं किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा को प्रवाह होने से रोकता है, ऐसे ही बोल सकते हैं। मेन पॉइंट है विद्युत धारा को रोकना। अब इसको अब जैसे ऑर्नामेंटल भाषा बोल दीजिए, इसको एकदम सजा के लिख दीजिए, चाहे ठेठ भाषा में लिख दीजिए, वो आपकी मर्जी। लेकिन आप ऐसे बोल सकते हैं किसी पदार्थ का वह गुण या किसी चालक का वह गुण जिसमें विद्युत धारा प्रवाह होने से उसे रोकता है, उसको बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, देखिए इसका सूत्र क्या होता है? R बराबर V बटे I होता है और ऐसा मात्रक होता है ओम। यहाँ पे देखिए करंट जा रहा, ये रोकने की कोशिश कर रहा है ना, प्रतिरोध हो गया। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम क्या बताता है? दाएं हाथ का नियम, दक्षिण हस्त नियम। ऐसे दक्षिण हस्त नियम के अनुसार वो कहते हैं कि अपने दाएं हाथ की तर्जनी, ये जो है ना ये तर्जनी है, मध्यमा ये वाला, अंगूठा को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, ऐसे एकदम 90 डिग्री फैलाएं, ऐसे देख रहे हैं एक दूसरे के 90 डिग्री, ये 90 डिग्री इधर है, ये 90 डिग्री। तो क्या होता है? तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, अंगूठा चालक की गति की दिशा दर्शाती है और मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। बस इतना ही लिखना है, 2 नंबर मिल जाएगा बेहतरीन तरीके से। फोटो नहीं बनाना, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिया हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे बायोलॉजी हो गया, तो बायोलॉजी में कितना नंबर दीजिएगा आप लोग बताइए? कितना नंबर दीजिएगा बायोलॉजी में? अपने आप को कितना नंबर देंगे आप? ये नंबर। हाँ। अब टोटल हमने कितना क्वेश्चन पढ़ा यहाँ पे? टोटल अभी हमने जो पढ़ा यहाँ पे, अभी हमने 40 ऑब्जेक्टिव, मतलब 80 में 40 बनाना था, तो 40 नंबर हम जोड़ते हैं, ठीक है ना। 40 नंबर आपका जो है ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, मतलब सही कंफर्म हो गया आपका 40 नंबर। और अभी यहाँ पे जो हम पढ़े हैं, कितना नंबर आपका सही हुआ है आप जोड़ते जाइएगा। ये मेरा नंबर है, ये टोटल नंबर है और ये आपका रिजल्ट है। आप अपना रिजल्ट बताइएगा, ठीक है ना। रिजल्ट कितना आता है? 40 में कितना ऑब्जेक्टिव बताइएगा, तो जिसका 40 प्लस सही हो गया तो 40 ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, उसका 40 नंबर। अभी 4 3 कितना था, 12 दूना 24 है, 24 नंबर का सब्जेक्टिव था। आपने कितना बनाया देख लीजिए। और बाकी लॉन्ग को छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। प्रैक्टिकल आपके एग्जाम में तो फ्री मिलता है वो स्कूल से, तो प्रैक्टिकल होता है 20 नंबर का, तो मोस्टली 18 नंबर तो मिल ही जाता है सब बच्चों को। ये आपने बना ही दिया है मेरे ख्याल से, 18 नंबर यहाँ से। इस 24 में सिक्का अटक जाएगा। और अगर आपने 5 या 15 नंबर सब लॉन्ग वाला अगर बनाएंगे तो वो देख लीजिएगा जब कोई दिन कराएंगे तब, ठीक है ना। 24 नंबर में कितना बनाए आप लोग? टोटल बताइए, टोटल टोटल कितना यहाँ पे, टोटल कितना यहाँ पे हो रहा? टोटल यहाँ पे हो रहा 18 का, छोड़ दीजिए। टोटल यहाँ पे हो रहा 64 नंबर टोटल हो रहा, 64 नंबर। पहले बताइए 64 नंबर में कितना नंबर आपका आ रहा है? 64 में कितना आ रहा है?
अब आपको देखना है, जज करना है भाई, इतना तो बनाया है, 64 नंबर में कितना आ रहा है अभी। इस वीडियो हम 64 नंबर का सवाल पढ़े हैं। एक एक लगभग में बताइए, मान लगभग में, कम से कम में लेके चलना है आपको, ठीक है। 64 में बताइए, 64 में कितना सही हुआ? 60, 56, 85, 85 नहीं, 64 में बताइए, 64 में। हाँ, 55 60 के बेचारा ना, तो 55 60 मतलब इधर कंप्लीट है, मान लेते हैं 55 मान लेते हैं, ठीक है, एक अप्रोक्स 55 मान लेते हैं। 18 नंबर तो आपको मिल जाएगा प्रैक्टिकल, तो 8 5 13, 73 नंबर हो गया यहाँ। 18 नंबर तो सबको मिलेगा फ्री में। बाकी लॉन्ग वाला, अब लॉन्ग का कंपटीशन करना भाई, लॉन्ग अगर बनाएंगे प्लस होगा, अगर लॉन्ग बनाएंगे तब, ठीक है ना। तो इसको आप सुधार लीजिए, अगर आपने इसको सुधार लिया है 24 का 24 अगर इसमें मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 64 + 18, अगर ये बन जाएगा तो देखिए 80 नंबर पहले इधर से क्लियर हो जाएगा, है ना जी। अगर अगर इसको ऑब्जेक्टिव सुधार लिया आपने, इधर से तो मिल ही जाएगा, तो आराम से कितना हो गया 8 4 12, 82 नंबर हो जाएगा, 82 नंबर, हाँ 82 नंबर हो जाएगा। तो अब आपको देखना है कितना करना है। एक बार आप लोग सारे बच्चे कमेंट कर देना कि आज की इस 64 नंबर में कितना नंबर आपका आया है, कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं बाद में देखूं, ठीक है ना। ओके, लास्ट करते हैं वीडियो को, फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में। डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। आप सारे बच्चे बहुत कंजूस हो गए, बहुत लोग जो याद लाइक ही नहीं करते हैं, जो लाइक किए थैंक यू सो मच, दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और ये मोबाइल नंबर है और मैं आप लोग से एक निवेदन करता हूँ, तो भाई आप लोग से एक गुजारिश करता हूँ बच्चों, कि आपका जो दोस्त है, भाई बहन है, इसमें जुड़वा दीजिए, है ना। तो मैं तो आपसे ही बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे तो आप ही लोग हो, है ना, मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आपके माध्यम से ही आपके भाई बहन जुड़ेंगे। तो आपके जो जूनियर है, मेहरबानी करके आप अपने एग्ज़ाम से पहले जुड़वाइएगा, तो उसको मिलेगा बेनिफिट। बाद में तो जुड़वे करेगा बच्चा, लेकिन पहले जुड़वाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप सारे बच्चे कम से कम ए ऑनलाइन सोल्यूशन के लिए इतना काम करें, ठीक है ना। अपने दोस्तों को बताइए, भाइयों को बताइए, अपना जूनियर के बच्चों को मोटिवेट कीजिए, ताकि भाई यही बहाना तो बच्चा पढ़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा पैसा लगेगा ना तो बच्चा पढ़ेगा। और फ्री में तो भाई देखो, फ्री में कुछ नहीं होता है ना। फ्री में फ्री वाला चीज़ फ्री हो जाता है, वो कुछ नहीं हो पाता है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, नज़र करम कीजिए। ओके, डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।